हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 में एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर थ्योरीज, उनके कॉम्बिनेशंस जो इसमें एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन बार बार जो है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो है वो वर्ड हमारे आ रहे थे, तो उसके कंसेप्ट जो है हम आज इसके वीडियो में क्लियर करेंगे। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, जैसा कि नाम बता रहा है, एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं और मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। हमें पता है कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो एटम के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल जो है हाइड्रोजन का लिया है। अगर ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। और अगर ये H और H आपस में कंबाइन करके H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बोलेंगे। स्टार्टिंग में अर्लियर डेज में हाइड्रोजन को जो है इन्होंने रेफरेंस मान के बाकी सभी एलिमेंट्स के मास हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकाले थे, क्योंकि हाइड्रोजन जो था उसका मास बहुत कम था, उसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, इसलिए इन्होंने कम मास वाले हाइड्रोजन एटम को ही कंसिडर करना फेवरेबल समझा। आजकल जो है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जो है वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आराम से निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास, अगर हमें एटम का मास पता है तो मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लेंगे, लेकिन एटम का मास हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए नाउअडेज कार्बन 12 जो है उसको रेफरेंस माना जाता है। कार्बन 12 जो है कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 12 है। अब इसका हमने रेफरेंस तो दे दिया कार्बन 12, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी? तो साइंटिस्ट ने जब कार्बन 12 को रेफरेंस लिया तो इसके साथ में एक यूनिट भी इन्होंने कंसिडर कर दी, 1 AMU। तो कार्बन जो होता है उसका मास इन्होंने कहा कि 12 AMU होता है। इन्होंने कार्बन को एज ए रेफरेंस डिसाइड कर दिया और उसका मास जो है 12 AMU इन्होंने ले लिया। अब हमें पता है कि एक कार्बन जो है उसका 12 AMU है, तो 1 AMU कितने के बराबर होगा? सिंपल सी कैलकुलेशन है ये बच्चों, तो हो जाएगा 1/12 कार्बन एटम के बराबर हो जाएगा हमारा 1 AMU की वैल्यू। अब 1 AMU की वैल्यू जो है कार्बन एटम, अब 1 AMU की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। 1 AMU अभी बताया मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम होता है। इस स्टेटमेंट को देख के हमें लग रहा है कि अगर हमें मास ऑफ कार्बन एटम पता हो तो हमारा 1 AMU का वैल्यू निकल आएगा। अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम हम कैसे निकालेंगे? ये यहाँ पे मास ऑफ 1 कार्बन एटम लिखा हुआ है। अगर हमें मास ऑफ 1 कार्बन एटम पता है तो हम 1 AMU की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इससे। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका एटॉमिक मास जो होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं जो कार्बन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका टोटल मास निकालने के लिए हम तीनों को ऐड करते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कह दिया है कि इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं के बराबर है, तो इन दोनों को ही ऐड करने से हमारा इसका मास निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये MP जो है मास ऑफ प्रोटॉन है, MN मास ऑफ न्यूट्रॉन है। अब मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम इनको एक ही कंसिडर कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। मास जो है ये ग्राम्स में होता है। 12 का निकालने के लिए इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैंने ऊपर लिखा है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ कार्बन एटम जो मेरा निकला है 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स निकला है। ये 12 कट जाएगा तो मेरी 1 AMU की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। एक चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं कि 1 AMU जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर है। ये हमारी वैल्यू किसकी थी? ये हमारे मास ऑफ प्रोटॉन की थी। इसका मतलब 1 AMU जो है वो इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन ऑफ कार्बन एटम। ये हमारी रिलेशन निकल आएगी इसके बीच में। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है एवरेज एटॉमिक मास। हमें एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता क्यों पड़ी? कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो समस्थानिक या आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 जो है वो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। इन सब में एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो तो 6 है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो कार्बन 12 का 12 है, कार्बन 13 का 13 है, कार्बन 14 का 14 है।
अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, तो हमें तीनों का एवरेज, तीनों का औसत निकालना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे कहती हूँ कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है, तो आपको सिर्फ कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 ही बताना होगा। उस समय अगर आप औसत निकाल देते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कार्बन 13 का एटॉमिक मास कितना है, जब मैंने कार्बन 13 कह दिया तो इसका एटॉमिक मास 13 ही होगा। एवरेज हमें तब निकालना है जब मैं सिर्फ कार्बन की बात करूंगी, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, तो हमें कार्बन 12 का मास, कार्बन 13 का मास और कार्बन 14 का मास, इनका तीनों का एवरेज हम निकालकर कार्बन के मास को फाइंड कर सकते हैं। बच्चों, अब हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तो पढ़ लिया है। अब एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ किस तरह से हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है मीथेन का। मीथेन में जो है एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। तो मीथेन का जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम, तो वो किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे एक कार्बन एटम दिख रहा है हमको और 4 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, तो 1 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है बच्चों, 12 होता है। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, प्लस 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 4 इंटू 1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16। आगे यू लिख देंगे। एयू में हम पढ़ चुके हैं पहले ही, एटॉमिक मास यूनिट, मास की यूनिट है एएमयू, या तो एएमयू लिखते हैं या हम लोग इसको यू भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा कि एटॉमिक मास अगर हमें पता है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, और मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद में हमें आइडिया हो जाता है कि जो हमारे पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल है उसका मास कितना है, क्योंकि उसको हम तराजू में नहीं तोल सकते। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्मूला मास। अब हमने एटॉमिक मास निकाल लिया और मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, तो हमें फॉर्मूले मास की क्या रिक्वायरमेंट हो गई। तो फॉर्मूला मास होता क्या है, जहां पर बच्चों एटम्स और मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई कंपाउंड है उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही नहीं है। मैं बात कर रही हूँ NaCl की, जहाँ पर पार्टिकल्स जो है आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमें पता है कि NaCl जो है उसमें Na+ और Cl- आयन प्रेजेंट होते हैं। जैसे NaCl है हमारे पास में, इसमें जो है Na+ है और साथ में Cl- आयन है। अब जब Na+ और Cl- आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे पार्टिकल्स जो है जिससे वो बना हुआ है वो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ हम फॉर्मूला मास निकालते हैं। तो फॉर्मूला मास होता क्या है, जैसे हम NaCl की बात कर रहे थे, Na का जो एटॉमिक मास होगा और Cl का जो एटॉमिक मास होगा, दोनों का जो सम निकालेंगे हम, वो इस आयनिक कंपाउंड NaCl का फॉर्मूला मास या फॉर्मूला यूनिट मास हो जाएगा। बच्चों, आप उम्मीद कर रही हूँ समझ आ रहा है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंस है। जहाँ पार्टिकल्स जो है एटम्स के फॉर्म में है वहाँ एटॉमिक मास निकालेंगे, जहाँ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है वहाँ मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और जहाँ एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं है, जहाँ जिस पार्टिकल से डिस्क्रीट यूनिट जो है जिससे वो कंपाउंड बना हुआ है, अगर वो आयंस हैं, आयन के फॉर्म में है, तो हम उसको फॉर्मूला मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों, फॉर्मूला मास जो है उसको हम हिंदी में सूत्र द्रव्यमान भी कहते हैं। फॉर्मूला मतलब सूत्र। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कंफ्यूजन ना हो, फॉर्मूला मास क्या है। फॉर्मूला मास को हम हिंदी में सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच में कुछ डिफरेंस देखेंगे। जो फॉर्मूला मास है, हमने देखा है NaCl का एग्जांपल लेके कि NaCl में जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसमें आयंस प्रेजेंट है। तो जो आयंस प्रेजेंट हैं, तो वहाँ एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं होने के कारण वहाँ हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को काम में नहीं लेंगे वर्ड, हम फॉर्मूला मास काम में लेंगे। जहाँ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वहाँ मॉलिक्यूलर मास काम में लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है हम कह सकते हैं वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड होता है। मॉलिक्यूलर मास में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, ये देखिए, और फॉर्मूला मास में इम्पेरिकल फॉर्मूला देखेंगे। अब आप कहेंगे इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको दोनों में क्लियर कट डिफरेंस जो है वो क्लियर कर रही हूँ। जैसे मैंने NaCl की बात की थी बच्चों, NaCl जो था उसमें हमें पता है कि Na+ और Cl- आयंस प्रेजेंट हैं। तो इसका NaCl का जब हम मास निकालेंगे तो Na मास और एटॉमिक मास ऑफ Cl का हम ऐड कर देंगे तो हमारा NaCl का मास निकल आएगा। तो टोटल मास होगा NaCl का वो Na+ आयंस यानी Na का मास और Cl का मास को हम ऐड करके NaCl का मास निकाल सकते हैं। लेकिन हम Na और Cl को एटम और मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे क्योंकि आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो NaCl का सिर्फ फॉर्मूला बताता है, एक रेशियो बताता है कि Na और Cl जो है NaCl में किस रेशियो में प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि Na और Cl जो है वो 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है। अब 1:2 रेशियो है उसको हम 4:4 भी कह सकते हैं, भी 1:1 है। 8:8 भी कह सकते हैं, वो भी 1:1 है। 12:12 भी हमारा 1:1 ही आएगा। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो हमें एग्जैक्ट कितने Na के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या Cl के कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसका हमें कोई आइडिया नहीं देता है।
जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है उसको देखते ही हमें आइडिया हो जाता है कि जैसे यहाँ दिखा रखा है मैंने शुगर का फॉर्मूला, ग्लूकोज जिसे आप कह सकते हैं, इसमें 6 जो है कार्बन एटम्स हैं, 12 जो है हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोबारा 6 जो है ऑक्सीजन एटम्स हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखते ही हमें उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स किस एलिमेंट के कितने प्रेजेंट है उसका हमें आइडिया हो जाता है, जबकि इंपेरिकल फॉर्मूला हमें सिर्फ ये बताता है कि इसके अंदर Na और Cl प्रेजेंट है और जो रेशियो है Na और Cl का वो 1:1 है। कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स Na के प्रेजेंट है वो नहीं बताता हमें, कितने Cl के प्रेजेंट है वो भी हमें नहीं बताता है। अब बच्चों हमने इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग कंपाउंड्स का देखा है, मैं आपको इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम जो है वो कंपाउंड का दिखा रही हूँ। ये देखिए बच्चों, हमने बात की थी C6H12O6 की, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको देखने से हमें आइडिया हो रहा था कि C6 है, H12 है, O6 है। अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो हमारा हो जाएगा CH2O। ये 6 है, इसको काट सिंपल रेशियो में हम लिख देंगे तो 1:1 हो जाएगा। ये हमारा जो है ग्लूकोज या शुगर का इंपेरिकल फॉर्मूला है, जो हमें ये बता रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:2:1 रेशियो में है। ये हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे रहा है कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। अब रेशियो 1:2:1 है, ये हमारा 4:8:4 भी हो सकता है कि कार्बन के यहाँ 4 हों, हाइड्रोजन के 8 हों, ऑक्सीजन के 4 हों, तब भी हमारा यही रेशियो आएगा 1:2:1। या फिर 8 हों, कार्बन के 8 एटम्स हों, हाइड्रोजन के 16 एटम्स हों, ऑक्सीजन के 8 एटम्स हों, तब भी हमारा जो है रेशियो 1:2:1 आता है। तो बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है, जो फॉर्मूला मास में काम आता है, वो हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं दे पाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड में कितने हैं, सिर्फ उसका एक रफ आइडिया देता है कि जो भी इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका रेशियो जो है सिंपल रेशियो हमें देता है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अब तक जो ये मैंने कंसेप्ट बताए हैं ये आपके समझ में आ गए होंगे। बच्चों अभी तक हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा जो भी चीज हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैं कहती हूँ 0.02 ग्राम जो है मेरे पास NaCl है, सॉल्ट है। अब इस 0.02 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अगर हम सोचते हैं तो हमें आइडिया होता है कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स को हम लिखेंगे कैसे? पेज जो है बहुत छोटा पड़ जाएगा उसको, उस क्वांटिटी को लिखने के लिए। तो हमें एक ऐसे क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हुई जो बहुत सारे जो है पार्टिकल्स को एक जगह लिख सके। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 12 जो है बनानाज हैं, केले हैं आपके पास, तो आप उसको 1 डजन बोल देते हैं। या 10 ईयर्स जो होते हैं, 10 ईयर्स के ग्रुप को जो है आपको आप 1 डिकेड बोल देते हैं। तो इस तरह की क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करने से हमारे कैलकुलेशंस जो है उनको बोलने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो 1 मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23, अगर हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जिस भी पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसमें उतने पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ अ क्वांटिटी है, कोई भी पेन है, रबर है, तो उसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10 के ऊपर 23 हमें लगाना पड़ेगा। इतने सारे जो है मैं अपने घर में रख भी नहीं पाऊंगी, शायद इतनी ज़्यादा मेरे पास क्वांटिटी उस सब्सटेंस की हो जाएगी। तो जो मोल यूनिट इंट्रोड्यूस की गई थी वो अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस को बताने के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, वो हमें मोल से उसका हमें आइडिया हो जाता है। जब कोई रिएक्शन होता है, मान लीजिए एक सब्सटेंस A के 2 ग्राम और एक सब्सटेंस B के 4 ग्राम आपस में रिएक्ट करके जो है प्रोडक्ट C बना रहे हैं। जब एक रिएक्शन होता है किसी 2 सब्सटेंस के बीच में, तो कौन रिएक्ट करता है? उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि 2 ग्राम A ने रिएक्ट किया 4 ग्राम B के साथ। डेप्थ में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं A के अंदर प्रेजेंट हैं, जो A के पार्टिकल्स वो B के पार्टिकल के साथ में रिएक्ट करके C के पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए हमें जो मोल जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें बताता है कि एक सब्सटेंस में कितनी अमाउंट है, इस तरह की क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट हुई। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि A और B के पार्टिकल्स जो आपस में रिएक्ट कर रहे थे, कुछ पार्टिकल्स इसमें से कितना रिएक्शन हो चुका है, कितने रिएक्ट कर चुके हैं, कितने हमें बाकी हैं, उनकी क्वांटिटी बताने के लिए भी हमें पार्टिकल की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जो हमें मोल से ही आइडिया
होता है। मोल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए जो रिएक्शन में पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनकी क्वांटिटी, उनकी अमाउंट, उनका नंबर जो है हमें तभी उसका आइडिया हो पाएगा जब हमें मोल के बारे में कितने पार्टिकल्स हैं उस 2 ग्राम ऑफ ए 4 ग्राम ऑफ बी जो भी हमने लिया है उसमें प्रेजेंट है। जब तक हमें पार्टिकल की नॉलेज नहीं होगी हम उस रिएक्शन के बारे में डिटेल में नहीं बता पाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था एक रिएक्शन के बारे में एग्जाम्पल देकर, ए और बी किस तरह से ए के पार्टिकल्स और बी के पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट सी का फॉर्मेशन कर रहे थे। जब तक हमें मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होगा तो रिएक्शंस कंप्लीट कैसे हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया था, उसका नॉलेज हमें नहीं हो पाएगी। कितने पार्टिकल्स ए के रिएक्ट कर चुके हैं, कितने पार्टिकल्स बी के रिएक्ट कर चुके हैं, कितने बाकी हैं, उनके पार्टिकल्स की अमाउंट हमें क्लियरली नहीं मिल पाएगी। सेकेंड जो था हमारा कि जो मोल था वो एक यूनिट के फॉर्म में हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो हम मोल को कह सकते हैं मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी एज डिस्क्रीट एंटाइटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे हमारे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, वो टाइम के साथ हमें पता है कि जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनके अमाउंट में चेंज आती है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि जो नाउ डेज जो स्टैंडर्ड हम रेफरेंस लेते हैं वो 12 कार्बन या C12 के फॉर्म में लेते हैं। जो बड़ी सी क्वांटिटी मैंने बता दी है आपको 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आई कहाँ से, इतना बड़ा नंबर आया कहाँ से, ये हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने पे हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं जितना 1 मोल का अमाउंट है उतना ही जो है सेम आएगा कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके 12 ग्राम्स में भी हमारे इतने ही पार्टिकल्स निकलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि किस तरह से 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसमें उतने ही पार्टिकल्स आएंगे जो 1 मोल में होते हैं, जो हमारी यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। बच्चों मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में 7 बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बताया था। मोल की डिस्कवरी के बाद में इसको भी एक क्वांटिटी के रूप में वहां ऐड कर दिया गया है, ये भी एक बेसिक क्वांटिटी के रूप में आज जानी जाती है। अब जो हमारी 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 जो वैल्यू आई थी, भयानक सी वैल्यू आई कहाँ से, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया है कि 1 मोल जो होता है उतने पार्टिकल्स के बराबर होता है जितना हमारे 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर जो होते हैं पार्टिकल्स या एटम्स। अब इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं इसकी वैल्यू। हमने देखा था कि 1 मोल जो था हमारा वो था बराबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अगर हम 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं वो निकाल लेते हैं तो हमारी जो है 1 मोल में कितने होंगे वो निकल आएंगे। अब जो है मास ऑफ 1 कार्बन 12 जो है वो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि इसके बराबर होता है, इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो निग्लिजिबल होता है तो टोटल मास उस एटम का, कार्बन 12 के एटम का हम निकाल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन और टोटल मास हम निकाल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है करीब करीब सेम होता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 12 मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमारा हो जाएगा 12 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन लिख देंगे। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ये होता है ग्राम्स में। अब 1 कार्बन 12 एटम का मास जो है वो निकल गया। इसको हम घुमा के इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें एटम्स निकालने हैं तो इस चीज़ को हम घुमा के इस तरह से लिख देंगे। कितने एटम्स का होता है 1 एटम का, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। 1 कार्बन एटम भी लिख सकते हैं इसको। कितने ग्राम्स में निकालना है हमको 12 ग्राम्स में निकालना है इसको हमें। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स होंगे ये हमें निकालना है। तो 12 ग्राम्स का निकालेंगे हम 1/12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 12 हो जाएगा। ये 12 कैंसिल हो गया। इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻, एटम्स आ जाएंगे। अब देखो बच्चों ये वही संख्या है जो बड़ी सी हमें डरा रही थी और यहाँ से हमारा आया मोल कॉन्सेप्ट। मोल या जो अजीब सा नंबर हमने देखा है, तो हमने देखा कि 1 मोल में उतने ही एटम्स होंगे जितने एटम जो है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में होंगे, जो हमने निकाल के देख लिया है। 1 मोल जो है उसमें इतने ही एंटिटीज होंगे, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या पार्टिकल्स हो। अब ये नंबर जो है आगे आपको देखोगे कि पता चलेगा कि नंबर जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जिसको हम बार बार मोल कह रहे हैं उसको हमने एक नाम दे दिया।
अब इसका नाम क्या है? हमने देखा है कि केमिस्ट्री में ज़्यादातर नाम जो है वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, तो इसका भी नाम जो है एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, जिन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात की थी कि इक्वल वॉल्यूम है किसी सब्सटेंस की तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं। तो जो ये क्वांटिटी हमारी आई है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं या एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं। तो डिफरेंट लॉज पढ़े थे हमने, वहाँ ये एवोगैड्रो का नाम आया था। एवोगैड्रो नंबर की जब बात होती है तो हम इस नंबर को कहते हैं, और जब एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहती हूँ तो ये नंबर लिखने के बाद में पर मोल अगर हम लिख देती हूँ तो ये हमारा एवोगैड्रोस कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा। नंबर है तो हमें सिर्फ नंबर ही लिखना है, जब कांस्टेंट की बात आएगी तो हमें एटम पर मोल जो है हम लिख देते हैं, तो एवोगैड्रोस कांस्टेंट में हमारा काउंट हो जाता है। इसलिए बच्चों जो ये मोल है हमें आगे आने वाली सारी कैलकुलेशंस जो है उनमें बहुत ही काम आएगा। हम डिफरेंट कैलकुलेशंस जो निकालेंगे, डिफरेंट ग्राम्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, उसमें जो है 6.022 इंटू 10⁻23 जो है हमें बार बार काम में लेना पड़ेगा। इसलिए जो था मोल कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 1 मोल जो है बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23, इसको एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं और इसको डिनोट हम करते हैं Na से। नीचे A लिखा हुआ है स्मॉल, जो एवोगैड्रो को डिनोट करता है। तो हमने देखा कि 1 मोल जो होता है उसमें इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स होते हैं। तो किसी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने एटम होंगे या पार्टिकल्स होंगे, एंटाइटीज होंगी, दूसरे सब्सटेंस के भी 1 मोल में ही उतने पार्टिकल्स, उतनी एंटाइटीज होंगी। मतलब कोई भी सब्सटेंस हम ले लें, सबके 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही होंगे, जिसे हम एवोगैड्रोस नंबर के नाम से जानते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए। 1 मोल ऑफ अगर हाइड्रोजन एटम हमने लिया है, एटम के फॉर्म में लिया है, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। अब हमने मॉलिक्यूल ले लिया, जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बात हम कर लेंगे। अब मान लीजिए हमने NaCl लिया है। NaCl का नाम लेते ही आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला या फॉर्मूला मास, सूत्र, द्रव्यमान याद आ गया होगा। तब वहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट ऑफ NaCl हो जाएगा। कभी कभी जो बच्चों मोल न देकर ग्राम एटम दे दिया जाता है, तब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कहीं ये एटम का ग्राम तो नहीं बता रहा है, कितना एटम है, कितनी क्वांटिटी है। अगर ये एटम की अमाउंट या क्वांटिटी बताता तो इसको लिखता 1 ग्राम ऑफ एटम, लेकिन इसने सिर्फ ग्राम एटम लिया है। तो ग्राम एटम जो है अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी 1 मोल ही होता है। उसको भी हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर ही मानेंगे। मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी मोल है मॉलिक्यूल का। तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। बच्चों बात करते हैं मोलर मास की। हमने एटॉमिक मास भी पढ़ लिया, हमने मॉलिकुलर मास भी पढ़ लिया, इसको मॉलिकुलर मास से कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमने फॉर्मूला मास भी पढ़ लिया। अब ये मोलर मास क्या है? जब हमने मोल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया तो हमने देखा कि जो मोलर मास होता है, 1 मोल जो होता है कोई भी सब्सटेंस का, उसका ग्राम में कितना मास होता है। पहले तो 1 मोल क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल। अब इतने पार्टिकल्स का ग्राम में जो मास होगा बच्चों, उसी को हम मोलर मास कहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। जिस चीज का भी मास मेजर करना हो उसके नाम से उस मास का नाम पड़ जाता है। एटम्स का मास मेजर किया था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का किया था हमने मॉलिक्यूल मास, और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बिहाफ पे हम आयंस वाले सब्सटेंस या कंपाउंड का मास हमने मेजर किया था, उसको हमने फॉर्मूला मास कहा था। और अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास हम मेजर करेंगे तो उसको हम मोलार मास कह देंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखाऊंगी। मान लीजिए हमें कार्बन एटम का निकालना है, कार्बन 12 आइसोटोप का। हमें पता है कि 1 मोल जो होगा कार्बन का, उसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो है इसमें आएंगे। पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको एक कार्बन एटम का मास जो है निकाल के बताया था ग्राम में। तो 1 कार्बन 12 एटम का जो मास हो जाएगा, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स मैंने निकाला था। ये एक कार्बन एटम का ग्राम्स में मास था। अब मुझे 1 मोल का निकालना है। तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं
6.022 इंटू 10⁻23। ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी और जो हमारा आंसर आएगा वो हम देखेंगे कि 12 ग्राम ही आएगा। तो हमने देखा कि जब हमने कार्बन 12 का मोलर मास निकाला तो वो कितना निकला, 12 ग्राम्स। हमारा कार्बन 12 का एटॉमिक मास भी बच्चों इतना ही आया था, 12 आया था। आगे मैंने AMU लिखा था। AMU जो है एटॉमिक मास यूनिट है। जो चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे वो ये है कि दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं, मोलार मास वाली और एटॉमिक मास वाली जो क्वांटिटीज़ हैं दोनों, उनके अंदर जो ये सामने वाले डिजिट है, न्यूमरल वैल्यू जो है दोनों में 12 है। डिफरेंस जो है ग्राम और AMU का है, जो हमारा मेन डिफरेंस होता है। हमें पता है कि AMU जो है वो क्वांटिटी अलग होती है। AMU को ग्राम में कन्वर्ट मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में करके दिखाया है। अगर आप पिछला वीडियो मेरा नहीं देख पाए हैं, स्लाइड्स नहीं देख पाए हैं, तो आप पीछे जाके बैक जाके उनको देख सकते हैं। ये सिर्फ कार्बन के लिए ही पॉसिबल नहीं है जहाँ पे मोलर मास एटॉमिक मास बराबर है। हम दूसरे एलिमेंट्स देखेंगे तो वहाँ पे जो मोलर मास और एटॉमिक मास है उसकी न्यूमरल वैल्यू जो है ये सामने वाली ये सेम होती है। सिर्फ डिफरेंस जो होता है ग्राम में और AMU में होता है। यूनिट जो है वो डिफर करती है इनकी। इसको हम लिख सकते हैं 12 ग्राम्स पर मोल। दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ग्राम पर मोल और AMU, ये दोनों क्वांटिटीज़ बहुत डिफर करती हैं। ग्राम जो है हम डे टू डे लाइफ में भी काम में लेते हैं चीज़ों को तोलने के लिए। जो AMU है वो पर्टिकुलरली पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स को ही तोलने में काम आती है। ये बहुत ही छोटी यूनिट है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। माइनस का मतलब है बहुत 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 छोटा है ये। और ये था हमारा ग्राम। तो जब एटॉमिक मास हमें निकालना होगा कार्बन का तो 12 को हमें इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मोलर मास और एटॉमिक मास के बीच का डिफरेंस अपने आप दिख जाएगा। अब जो मोल की बात हम कर रहे थे, मोल जो है हमें देखने पे आइडिया हो गया कि कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने पार्टिकल्स होते हैं। मान लीजिए अपने पास एक पानी की बूंद है, ड्रॉप ऑफ वाटर हमने ली है। अब उसका जो वेट होगा वो 0.05 या 6 ग्राम कितना भी हम ले सकते हैं। इसमें मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स कितने होंगे, इसमें कई अरबों खरबों पार्टिकल्स होंगे। जो अरबों खरबों पार्टिकल्स होते हैं, अगर उन पार्टिकल्स को हम यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक आदमी को भी कई मिलियंस में जो है पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो हम सोच सकते हैं बच्चों कि एक इतनी छोटी सी पानी की बूंद के अंदर जिसका वेट बहुत कम है उसके अंदर भी कितने अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ग्राम और मोल को। तो हम जब इमेजिन करते हैं कि अगर 1 ग्राम जो है उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं तो वाकई जो है मोल कंसेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब रिएक्शंस में हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो उनके अमाउंट की वहाँ पे बात होती है। और जब तक मोल कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो हम कितने पार्टिकल्स रिएक्ट हो चुके हैं, कितने होंगे, उसका हमें आइडिया नहीं हो पाता है। अब बच्चों मोल्स जो है कुछ एग्जाम्पल के द्वारा निकालना मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। किस तरह से हम अलग अलग पार्टिकल्स में, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, गैसेस हो, उसमें अपन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल टू होते हैं हमारे मास गिवन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अब क्योंकि ये एलिमेंट की बात कर रहे थे उसमें एटम्स होते हैं तो इसलिए हम वहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं। और ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम। Na एटम कितने बच्चों, 6.022 होता है इंटू 10⁻23। उसने एटम्स का मास कितना होता है वो हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट में तो एटम्स होते हैं, कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम जो मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम नीचे जो है ग्राम मॉलिकुलर मास लिख देंगे। ये देखिए ग्राम मॉलिकुलर मास हो गया, ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे, कंपाउंड्स में होंगे। और एटम्स जब होंगे जो एलिमेंट्स में होते हैं तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। मॉलिक्यूल की बात होगी तो ग्राम मॉलिकुलर मास बोलेंगे। मॉलिकुलर मास भी उतना ही होता है लेकिन मॉलिक्यूल्स हम काउंट करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हम काउंट करेंगे। मान लीजिए हमें गैस के नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि गैस जो है उसमें मास नहीं होता है, उसमें हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। तो जो वॉल्यूम होता है ना बच्चों वो हम मेजर करते हैं 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें गैस के निकालने हैं तो हम वॉल्यूम ऊपर लिखते हैं जो दी हुई है गैस की,
डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर से। 22.4 लीटर बच्चों है क्या? ये जो है 1 मोल ऑफ गैस जितना ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम, वो होता है हमारा 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही काउंट होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है हमारा 273 केल्विन होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1 बार जिसे कहते हैं वो होता है हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर। तो बच्चों हमने देखा कि जब हमने एलिमेंट्स का निकाला था तो हमने एटम्स कंसिडर किए थे, जब हमने कंपाउंड्स का निकाला था तो हमने मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए थे। कंपाउंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो बेसिक एंटाइटी होती है हमारे कंपाउंड में मॉलिक्यूल होता है, और एलिमेंट में जो बेसिक एंटाइटी होती है वो हमारा एटम होता है। तो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास हम कंसिडर कर रहे थे, कंपाउंड में ग्राम मॉलिकुलर मास हम कंसिडर कर रहे थे। चाहे एटॉमिक मास हो चाहे मॉलिकुलर मास हो, हमें जो है Na मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हीं का मास कंसिडर करना है। और Na मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होते हैं। पार्टिकल को मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। और जब हम गैस की बात करते हैं तो हमने देखा था कि यहाँ पे हम ग्राम नहीं लेंगे, क्योंकि गैस जो है वो वॉल्यूम में कंसिडर होती है, आयतन उसका काउंट होता है। और एक गैस जो होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर जो है वो ऑक्यूपाई करती है। 20 जो है बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ये देखने के लिए कि हमें मोल कंसेप्ट जो है समझ में आया है कि नहीं आया। एग्जाम में इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी है थोड़ा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 20 kg जो है एक एलिमेंट x दिया हुआ है, इसके 20 kg में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो निकालने हैं। हमें एक एटम का वेट दिया हुआ है। जब हमें एक एटम का वेट दिया हुआ है तो उसको कैसे निकालेंगे? जो हमें दिया हुआ पहले बच्चों वो लिख लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। मास हमारा 20 kg दिया हुआ है। अब क्योंकि ये क्वांटिटी जो है हमारे ग्राम्स में है, इसको भी हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम हो जाएगा हमारा। तो ग्राम एटॉमिक मास, ये पिछली स्लाइड में मैंने आपको जस्ट बताया है कैसे निकालते हैं। एवोगैड्रो नंबर से जिस ग्राम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आया है ग्राम, हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा और अप्रोक्सीमेटली जो हमारा आंसर ये आ जाएगा 40। अब हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अब हमने GAM क्यों निकाला है, आप ये सब जो है पिछली वाली स्लाइड में जाके देख सकते हैं कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं किसी एलिमेंट के लिए तो वहाँ मैंने लिखा था ऊपर मास गिवन डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो मास तो हमें दिया हुआ है जो मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, 20 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। GAM जो है ग्राम एटॉमिक मास, ये हमें निकालना पड़ेगा। जो भी ग्राम दिया है उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके उनके जितने पार्टिकल्स हैं उनका टोटल मास जो निकल आएगा ये मेरा 40 आया था। मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा 500 जो है नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मेरे 5। अब बच्चों इसमें हमें क्वेश्चन देखने से समझ में आ रहा है कि इसमें हमें ऑक्सीजन एटम का जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 126 AMU ऑफ HNO3। उसको हम बच्चों कैसे करेंगे? जो हमें निकालना है वो देखिए, पहले उसको हम लिख लेते हैं। क्या निकालना है हमें निकालना है बच्चों ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स हैं। HNO3 के 126 AMU। HNO3 जो है वो एक कंपाउंड है, लेकिन हमें निकालना है ऑक्सीजन एटम का। मैंने अपनी पिछली स्लाइड्स में आपको बताया है कि किसी एटम का जो है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। जो फॉर्मूला है हमारा मास ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ तो मॉलिक्यूल है HNO3 का, लेकिन हमें निकालना नहीं है मॉलिक्यूल का, हमें ऑक्सीजन एटम का निकालना है। तो कंपाउंड्स वाला जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास हमें यूज में नहीं लेना है क्योंकि हमें ऑक्सीजन एटम का निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें फॉर्मूला यूज में लेना है ऑक्सीजन एटम का निकालने के लिए। क्योंकि हमें ऑक्सीजन एटम का HNO3 में निकालना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि HNO3 में जो है ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। यहाँ हमें देख रहे हैं कि HNO3 में जो है हमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन HNO3 भी कितना 126 AMU। पहले हम HNO3 का जो है एटॉमिक मास निकालेंगे। H का होता है 1, नाइट्रोजन इज 14 और ऑक्सीजन का निकालने के लिए 3 इंटू 16 हम कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 63 एटॉमिक मास यूनिट, या U इसको लिख सकते हैं, या तो U लिख दीजिए आप या फिर AMU, दोनों सेम है। हमें दिया हुआ कितना है 126 है। उसको हम कैसे लिखेंगे कि 1 HNO3 जो था हमारा उसमें 1 HNO3 में हमारा 63 AMU था, तो 126 AMU में हमारा कितना हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। अब 1 HNO3 था हमारा तो हमारे ऑक्सीजन एटम थे 3, 2 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे 2 HNO3 मॉलिक्यूल्स में हमारे ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे 6।
यहाँ हम ले सकते हैं 6 एटम्स ऑफ HNO3। फॉर्मूले पुट कर देंगे वैल्यू, जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 6 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, 16 हो गया। ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, एटॉमिक मास को। हमारा आंसर आ जाएगा 6/Na। अगर हमें और निकालना है तो Na की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा 126 AMU में कितने जो हैं मोल्स हैं ऑक्सीजन के, वो निकल आएंगे। आंसर हम मोल्स में लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे निकल आएंगे। कुछ क्वेश्चन बच्चों हम और करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बच्चों। फाइंड एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हुज 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स वेट 1.1 ग्राम। इसमें जो एटम्स दिए हुए हैं 3.011 उनका इंटू 10⁻22 उनका वेट दिया हुआ है 1.15 ग्राम। अब क्योंकि एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला जो हमने पहले कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला है। अब क्योंकि एलिमेंट्स की बात हो रही है तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम गिवन या मास गिवन डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, GA हम लिख सकते हैं इसको हम। अब जो हमारा नीचे दिया हुआ ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, तो भी एलिमेंट की बात हो रही है, उसके मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम्स कह सकते हैं हम। अब जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं ताकि वैल्यू पुट करने में हमें दिक्कत नहीं आए। हमें क्या दिया हुआ है, एटम्स का नंबर दिया हुआ है। फॉर्मूले में हमें रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ मोल्स की, मास चाहिए हमें और ग्राम एटॉमिक मास चाहिए। मास हमें दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स है। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो है हमारे 1 मोल्स में होते हैं। तो 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स से कितना मोल बनेगा ये हम निकाल लेंगे। 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। वैल्यू कट हो जाएगी हमारी। जो हमारा आंसर आएगा नंबर ऑफ एटम्स का 1/20 मोल्स आ जाएगा। 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स में 1/20 मोल्स हो जाएगा। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं मोल्स की। इस वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। 1/20 हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख लिया। मास जो हमारा गिवन है 1.15 ग्राम्स में दिया हुआ है, जी लिख लेंगे इसके आगे यूनिट। अब नीचे ग्राम एटॉमिक मास है, मैंने बता दिया ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम। तो Na इंटू एटॉमिक मास, जिस भी एलिमेंट की बात हो रही है उसके एटॉमिक मास से इंटू कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा ग्राम एटॉमिक मास का। अब सारी वैल्यू में पता है, हमें निकालना था एटॉमिक मास, यहाँ से हमारा एटॉमिक मास निकल आएगा। अगर इस फॉर्मूले को हम एडजस्ट करते हैं तो जो हमें निकालना है वो साइड में ऊपर ले जाएंगे हम। आंसर जो हमारा निकल आएगा Na की वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा, ये ग्राम्स में है, आंसर हमारा ग्राम्स में आएगा। Na की वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻23, ये हो जाएगा ग्राम्स में। मान लीजिए आपसे वो आंसर जो है ग्राम्स में ना पूछकर AMU में पूछ लो तो कैसे निकालेंगे इसको। हमें पता है 1 AMU इज इक्वल टू, जिन बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा है पीछे की स्लाइड जाके देख सकते हैं, वो 1 पॉइंट जहाँ मैंने आपको AMU की वैल्यू निकाल के दिखाई थी 10⁻24 ग्राम्स AMU की वैल्यू है। 1 ग्राम की निकल आएगी इसके 1/1.66 इंटू 10⁻24 AMU निकल आएगी 1 ग्राम की वैल्यू। अगर इसको हम एटॉमिक मास को हम ग्राम में करना चाहते हैं तो इस G की जगह हम ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा मास जो है ग्राम में निकल आएगा। आपको क्वेश्चन में ग्राम में पूछा है तो ग्राम में छोड़ दीजिए मास निकाल के, अगर AMU में पूछा है तो AMU में निकाल के छोड़ दीजिए। अब बच्चों हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। हमने देखा है कि जो एक कंपाउंड होता है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट किस कंपोजिशन में कितनी मात्रा है किस एलिमेंट की, उसको फाइंड करने के लिए हमें परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो पता होना ज़रूरी है उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में। इसको हिंदी में प्रतिशत संगठन कहते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। जो फर्स्ट वाला है ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, एक H ये है,
H2O, ये ऑक्सीजन है बड़ा वाला। इसमें हम देख रहे हैं कि दो जो है एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है और मिलकर इन्होंने वाटर का कंपाउंड बोल सकते हैं इसको बनाया है। तो हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है इस पानी में और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, उसके निकालने को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन निकालना किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर। नीचे जो है अमोनिया दिखाया हुआ है, इसमें एक N है और 3 H है। H कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है अमोनिया में और N कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है अमोनिया में, वो भी हम निकालेंगे तो वो भी परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर ही आएगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन प्रतिशत संगठन होता क्या है, ये वो रेशियो होता है जिसमें जो एलिमेंट्स उस कंपाउंड को मिलके बनाते हैं वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसके रेशियो को ही हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। फॉर्मूला है इसका, जिस एलिमेंट का हमें निकालना है उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में कितना मास है ऊपर वो लिख लेंगे, नीचे जो है उस कंपाउंड का पूरा मोलार मास हम लिख लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसा कि इसका नाम बता रहा है परसेंटेज है तो 100 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन उस एलिमेंट का निकल आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। वाटर का एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, इसमें मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनका परसेंटेज निकालना है। एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज होता है, तो पहले वाटर का मोलार मास निकाल लेंगे हम। 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन की 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन हमारा 16 होता है, तो ये हो जाएगा 18 ग्राम्स। ग्राम्स में निकाला है मैंने। AMU में अगर कन्वर्ट करना होगा तो पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया है किस तरह से AMU में कन्वर्ट करेंगे, तो आप चाहें तो AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राम्स में ही निकाल रहे हैं इसको। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इसका मास परसेंटेज निकाल लेंगे हाइड्रोजन का हम। 1 डिवाइड बाय टोटल जो है इस कंपाउंड का मास हो गया 18 × 100, ये हमारा मास परसेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना है मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का मास हम ऊपर लिख लेंगे, उस कंपाउंड में एक ऑक्सीजन है तो एक का मास लिख लिया। अगर 2 हाइड्रोजन है दोनों का चाहे तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं मास परसेंटेज हाइड्रोजन का, क्योंकि दूसरे हाइड्रोजन का भी इतना ही निकलेगा जितना पहले हाइड्रोजन का निकलेगा। टोटल हमारा 100 आ जाएगा, ये परसेंटेज हमेशा टोटल 100 ही होता है। 16 को हम डिवाइड कर देंगे 18 से, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगा उस कंपाउंड में। अब बच्चों हम जो करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का जिसमें आयरन और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है। फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, जो परसेंटेज हमें दी हुई है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। हम ये मान लेंगे कि जो पूरा कंपाउंड है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम है तो 69.9 जो हो जाएगा ग्राम्स वो आयरन का हो जाएगा और 30.1 ग्राम्स जो है वो ऑक्सीजन का हो जाएगा। सेकेंड स्टेप जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है पहले ही। मास जो दिया हुआ है वो उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से तो आयरन का निकल आएगा, और ऑक्सीजन के मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का निकल आएगा 1.25 और 1.88 जो है ऑक्सीजन का निकल आएगा। थर्ड स्टेप जो है हमारा सबसे छोटा वाला जो हमारा आंसर निकला है 1.25, उससे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक सिंपल रेशियो निकल आएगा Fe आयरन और ऑक्सीजन का, जो रेशियो हमें हेल्प करेगा एम्पेरिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए। और एम्पेरिकल फॉर्मूला हम एक बार लिख लेंगे तो उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आसानी से बना सकते हैं। बच्चों मैंने आपको यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं बताया है क्या होता है, हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो सिंपल रेशियो होता है, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में वो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के एक फॉर्मूला जो बनाते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। फोर्थ स्टेप जो है बच्चों हम उसमें आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो लिख देंगे, इससे हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा। अब हमारा आयरन और ऑक्सीजन जो है वो किस रेशियो में आया था, 2:3 आया था, तो इसको हम 2 लिख देंगे, इसको हम 3 लिख देंगे। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। तो कौन सा फॉर्मूला निकला बच्चों, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला है। इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। अब बच्चों हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला तो देख लिया कि जो कंपाउंड था हमारा आयरन और ऑक्सीजन का, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा निकल कर आया है Fe2O3। एक बार जब हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाता है तो उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं वो होता है हमारा स्टेप 5, क्योंकि हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एम्पेरिकल फॉर्मूले का ही एक रेशियो होता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंपल रेशियो होता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूले को हम एक वैल्यू n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आता है। ये वैल्यू n क्या है और कैसे निकलेगी वो देखिए। n को निकालने के लिए मोलार मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास करते हैं हम,
क्योंकि हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमारा आसानी से निकल जाएगा। 2 × 55.8 + 3 × 16 कर दिया मैंने, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो था Fe2O3 था, तो हमारा 159.6 ग्राम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल आया। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है, भी बताया मैंने आपको, उसको निकालने के लिए हमें एक वैल्यू n की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया तो n निकालने के लिए ऊपर हम मोलार मास लिख देंगे। मोलार मास जनरली जो है क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उस कंपाउंड का। नीचे जो है हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो हमने निकाला है वो लिख देते हैं, तो हमारे n की वैल्यू निकल आती है। मान लीजिए n की वैल्यू हमारी निकली है 5। Fe2O3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा हमारा Fe10O15। ये मैंने एज्यूम किया है कि मान लीजिए हमारे n की वैल्यू 5 निकलती है। n की वैल्यू हमारी तभी निकल पाएगी जब हमें मोलार मास दिया होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो हम कैलकुलेट कर लेंगे एक बार एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलने के बाद में, और जब n की वैल्यू हम पुट करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला से वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो बच्चों हमने देखा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एम्पेरिकल फॉर्मूले का ही एक रेशियो होता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है जो बताता है कि हमें जो एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड में वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस कंपाउंड के बारे में नॉलेज देता है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम स्टाइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, मोलैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। थैंक यू बच्चों।